नमस्कार दर्शकों, आज हम अल्मोड़ा शहर में हैं और अल्मोड़ा शहर की एक पहचान है सांस्कृतिकी के रूप में है। और इस शहर की पहचान यूं ही नहीं बनी अगर यहाँ पे इस तरह के लोग न होते। कुछ शख्सियतें जो अल्मोड़ा की सांस्कृतिक पहचान को निरंतर बनाए रखी हैं और उनको नया आयाम दे रही हैं। ऐसे ही आज हम आपसे एक शख्सियत से मिलवाते हैं और आप हैं शिवचरण पांडे जी। आज हमारे बीच में, हमारे दर्शकों के बीच में उपस्थित हैं। पांडे जी, आपका स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके बचपन से लेके अब तक की एक जो पहचान है आपकी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म ही अल्मोड़े में हुआ है और ये जो यहाँ पर जोहरी मोहल्ला है हुक्का क्लब से लगा हुआ, ये हमारा पुश्तनी घर यहीं पर था। हुक्का क्लब जो कि 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ तो यहाँ चलती रहती थी, तो हम बचपन से यहाँ आया करते थे क्लब में और देखा करते थे। तो जो भी यहाँ संगीत के कार्यक्रम होते थे, जो साहित्य के कार्यक्रम होते थे, जो रामलीला से संबंधित जो कार्यक्रम होते थे, उस सब का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मेरी रुचि इन विधाओं में जागृत हुई। जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा तो मुझे पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला से और यहाँ की बैठकी होली से अत्यंत लगाव होने लगा। मैं निरंतर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें आता था, भाग लेता था और मुझे उत्साहित करते थे। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो उत्साहित भी करते थे कि हाँ भाई, इस बच्चे में रुचि है तो उसको बताया जाए करके। तो धीरे धीरे मेरी जो ये रुचि है बढ़ती गई और पहले हमारे हुक्का क्लब में बैठकी रामलीला हुआ करती थी। बैठकी रामलीला से मेरा मतलब है नवरात्रों से पहले जो श्राद्ध पितृपक्ष जो होता है उसमें रामलीला होती थी। बुज़ुर्ग लोग उसमें बैठ कर के रामलीला करते थे और ऐसे ही महफिल बैठी रहती थी। तो कोई राम बन जाता था, कोई लक्ष्मण बन जाता, कोई सीता बन जाता था। तो वो जो पारंपरिक हमारी जो स्क्रिप्ट है उसी के आधार पर सब लोग रामलीला को अंजाम देते थे। बाद में ये हुआ कि लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, देखने लगे लोग, भाई चलो हुक्का क्लब में बैठ के रामलीला से शुरू हो गई है, चलते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जब होने लगी तब ये निश्चय किया गया कि क्यों न इसको खुले मंच पर किया जाए। तो हमारे पास जगह तो थी ही। तो सन 1978 से ये जो रामलीला है ये हमने यहाँ पर शुरू की, इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे इसकी प्रगति होने लगी। हमने इस कुमाऊनी रामलीला का जो प्रदर्शन है वो देश के अनेक बड़े शहरों में किया और करीबन हमारे 20-22 शो हमने बाहर बड़े शहरों में दिए, जिसमें भोपाल है, इंदौर है और रीवा है, उज्जैन है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो ये रामलीला, राष्ट्रीय रामलीला मेला होता था, उसमें हम लोगों ने भाग लिया है। और बैठकी होली में भी मेरी रुचि बढ़ती गई। तो मुझे गाने का शौक़ था। तो पूस माह के पहले रविवार से बैठकी होली हमारे वहाँ शुरू हो जाती है। छलड़ी तक करीबन 3-3.5 महीने निरंतर चलती है। तो अभी भी हम क्लब में बैठते हैं, बराबर बैठकी होली का गायन होता है और इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही है। पांडे जी, आपने इस अल्मोड़ा शहर में 80 से भी ज़्यादा बसंत देखे हैं। हम आज आपसे जानना चाहेंगे अल्मोड़ा के वे दिन और आज के दिन। पहले ऐसा कहा जा सकता है कि पहले लोगों में ईमानदारी थी और सात्विकपन ज़्यादा था। अब इसका धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ह्रास हो रहा है। और जहाँ तक यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो तो चलती ही हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स जो है वो तो हर विधा में होता है। कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, मगर ये विधा ऐसी है, हमारी जो पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला है और जो हमारी बैठकी होली है, ये निरंतर चलती रहेगी। जब तक जीवन है चलता रहेगा, जब तक संसार है चलता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें इतना आकर्षण है क्योंकि ये जो हमारी पारंपरिक जो रामलीला है, इसकी विशेषता ये है कि जो आप किसी और जगह में आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक तो ये पूरी गेय पद्धति पर आधारित है। हर पात्र जो है गाकर ही अपनी बात कहता है और दूसरा पात्र जो है गाकर ही उसको जवाब देता है।
कोई इसमें संवाद नाम मात्र के होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके मुख्य पात्र होते हैं, जैसे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये जो है बिल्कुल हमारे बाल रूप में होते हैं, 12-13 बरस के बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ आपको किसी और रामलीला में देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी बात ये है कि हमारी रामलीला में जो परिधान यहाँ के हैं रामलीला के, और जो अस्त्र शस्त्र वगैरह हैं, मुकुट हैं और चीज़ें जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब हमारे ही जो आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं। और इसका जो श्रेय है हमारे त्रिभुवनगिरी जी महाराज हैं, इनको जाता है कि इनकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर होता है। ये हमारे वहाँ की विशेषता है। और बैठकी होली जो है, बैठकी होली का यहाँ पर जो परंपरा है वो और जगह से, बैठकी होली तो और जगह भी होती है, और जगह से बिल्कुल भिन्न है। शास्त्रीय रागों पर आधारित ये होली जो है, ये यहाँ की एक विशेषता है। पांडे जी, अगर हम इस होली और रामलीला से कुछ हट के बात करें, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में? मैंने ही अल्मोड़ा से ही, यहाँ के डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया 1955 में, और उसके बाद फिर मैं सरकारी नौकरी में मेडिकल डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। तो मैं उस विभाग में मैंने काम किया और 1993 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं बराबर जब तक मैं नौकरी में था तब भी मैंने इन चीज़ों में भाग लिया ज़रूर। जब मैं बाहर भी अगर मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं छुट्टी लेकर के आ जाया करता था, 1 महीने की 2 महीने की रामलीला के टाइम पर, और उसी तरीके से होली में। और बराबर मैं इस विधा से जुड़ा रहा। इस वक्त मेरी आयु 84 वर्ष की हो गई है, और जब तक जीवन है, जब तक ऊपर वाला चाहता है, तब तक मैं इस विधा में लगा रहूँगा। और मैं यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस विधा को जो है बनाए रखूँ। नहीं, निश्चित आपकी समाज को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, प्रदेश को आवश्यकता है, एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में है। पंडित उदय शंकर भट्ट जी अल्मोड़ा से जुड़े रहे, उनके नाम से नाट्य अकादमी यहाँ पर है। आप कुछ उनके बारे में बताएंगे? अब वो 40 के दशक में यहाँ रहे, तब हम काफ़ी मतलब छोटे थे। तो हमें इतना याद है कि यहाँ पाताल देवी एक जो जगह है, वहाँ वो रहते थे। उनका पूरा मतलब जो टीम जो थी वहीं रहा करती थी। और दुर्गा पूजा वो मनाया करते थे, जो मुझे याद आ रहा है जो उनकी गतिविधियों के बारे में। दुर्गा पूजा मनाई जाती थी 3 दिन की, और 3 ही दिन की वो रामलीला करते थे षडुप्ले। तो तब तो अल्मोड़ा में बिजली भी नहीं थी, तो उनके पास जनरेटर था। तो हम लोग मतलब शाम को शुरू हो जाती थी, करीबन 4-5 बजे से शुरू हो जाती थी रामलीला। तो उसमें वो पूरा दिखाते थे। मुझको एक दृश्य जो उनका याद है उस रामलीला का, वो जब सीता हरण होता है, रावण जो है पुष्पक विमान से सीता को ले जाता है, वो पता नहीं किस तरीके से दिखाते थे। बिल्कुल वो पर्दे के ऊपर से बिल्कुल रावण ले जाते हुए सीता को, ये दृश्य मुझको अभी तक मेरे दिमाग में है। और दूसरा जो था, तीसरे दिन उनका था, वो पूरे उनके जो पात्र जो थे वो पूरे कस्ट्यूम्स में आते थे। एक तरफ से रामदल जाता था, एक तरफ से राक्षसों का दल जाता था। तो पूरी पब्लिक जो है उनका वो देखा करती थी। और उस टाइम पर तो अब हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। उस्ताद अलाउद्दीन खां यहाँ रहे हैं, और मैडम सिमकी हैं, गुरुदत्त वगैरह हैं। तो तब तो हमको वो नहीं था। बाद को हमको पता चला कि ये लोग सब यहाँ पर शिक्षा उनसे लिया करते थे। फिर बाद में ये हुआ कि यहाँ के तब तो मतलब गाना बजाना कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आखिर में फिर उनका दिल यहाँ से उखड़ गया, वो यहाँ से चले गए। एक बार वो आए थे यहाँ से जाने के बाद, करीबन 10-15 साल बाद वो आए थे यहाँ पर। तो यहाँ राम जी इंटर कॉलेज में नगर पालिका ने उनका नागरिक अभिनंदन किया था। तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि साहब, आप इस तरीके से भटकते रहते हैं, आप कहीं अपना स्थायी निवास क्यों नहीं बना लेते? कभी आप यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी आप विदेशों में जाते हैं। तो उन्होंने कहा, अगर मैं अपना स्थायी निवास अगर कभी बनाऊँगा तो इस अल्मोड़ा में ही बनाऊँगा। तो एक छाप पड़ी उनकी आपके मस्तिष्क पर, जिसको आप आज तक आगे ले जा रहे हैं। पांडे जी, आप रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हैं, बताते हैं आप सुषेण वैद्य का भी अच्छा रोल। तो आपने ये 2 ही पात्र क्यों चुने और क्या इनमें खूबी आपको लगती है? दशरथ के पात्र में ऐसा है कि विभिन्न राग रागिनियाँ हैं। उसका जो पात्र है
उसमें जो गाने हैं वो अलग अलग राग रागनियों पर आधारित हैं। तो अब चूँकि मेरी रुचि संगीत से है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरे लिए, मेरे व्यक्तित्व के लिए ये जो पात्र है वो सटीक बैठेगा। और उसके बाद जो मैंने पात्र का जो अभिनय किया वो तो इस वजह से किया, जैसे अगर सुशैल वैद्य का पात्र नहीं मिला तो हमने कहा चलो भैया इसको हम निभा लेते हैं। मगर दशरथ के पात्र में मेरी विशेष रुचि थी। अब तो इधर करीबन 15-20 साल से मैं छोड़ चुका हूँ उस पात्र को, होता भी नहीं है अब मुझसे। और जो है नए कलाकार जो हैं उसको कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो दशरथ के पात्र में मेरी रुचि इसी वजह से जागृत हुई, क्योंकि वो विभिन्न राग रागनियाँ इसमें हैं। अधिकतर राग रागनियाँ दशरथ के पात्र में ही हैं। आपने राग रागनियों की बात की और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ आपको याद हो कुछ राग रागनियाँ तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप रूबरू करवाएं उससे। देखिए, जिस टाइम पर सीता रंगभूमि में प्रवेश करती है, स्वयंवर स्थल में प्रवेश करती है, तो एक दो लाइनें उसकी मैं दोहा आपको सुनाऊंगा। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका मात गुण खानी, जगदम्बिका मातु गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। सीता जो है अपनी सहेलियों के साथ स्वयंवर रंगस्थल पर पधार रही है। पीछे से सहेलियाँ जो है चावल क्यों उठा रही हैं, आगे जो है वो बंदीजन जो हैं सीता को ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। पूरा रंगभवन तो एक सीन इस तरीके से बनती है। दशरथ महाराज जी भी सीता जी की शोभा से एक प्रकार से प्रभावित हैं। कि उनका क्या बखान किया जाए। पांडे जी, अगर मैं आपसे बात करूं रामलीला के बारे में, अगर हम बात आगे बढ़ाएं, एक समय में पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव में एक रामलीला, एक मनोरंजन का बहुत बड़ा स्थान था रामलीला का। और लोग साल में दशहरे की इंतज़ार करते थे जब गांव में रामलीला हो। अब कुछ धीरे धीरे इसका जो नए सांस्कृतिक और नए कुछ फिल्म, टीवी, इस तरह के जो प्रोग्राम आने लगे, उससे कहीं कुछ आप समझते हैं कि कुछ विरुचि पैदा हुई है आज? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता, देखिए अल्मोड़ा इतना छोटा शहर है, यहाँ 8 या 9 जगह रामलीलाएँ होती हैं। तो जब लोगों में रुचि है तभी तो रामलीला जगह जगह पर हो रही हैं। अगर रुचि ख़त्म हो जाती तो नहीं होती। और सभी जगह दर्शक जो हैं काफ़ी संख्या में आते हैं, रामलीला देखने के लिए आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टीवी का और ये जो आजकल के जो साधन है इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव इस विधा पर पड़ेगा। सांस्कृतिक साधन हैं ये अभी भी प्रभावी हैं। रामलीला, होली जिसमें गायन होता है। और आपने जो बताया कि राग रागनियों पे आधारित रामलीला होती है, गेय प्रधान परंपरा, तो आज भी उनकी लोगों में अमिट छाप है। हाँ है, बिल्कुल है। मतलब सिर्फ ये है कि परंपरा को बनाए रखना है हमने। अगर परंपरा से अगर हम हट जाएंगे तब फिर ये चीज़ नष्ट हो जाएगी, तब इसका अस्तित्व मिट जाएगा। देखिए रामलीला भी जो हमारी पारंपरिक है उसने भी उसी स्वरूप पर रहना है, और हमारी बैठकी होली भी जो पारंपरिक है उसको भी उसी स्वरूप पर रहना है। इसमें अगर जरा से भी अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका बुरा असर पड़ेगा। और जब तक हम परंपरा के साथ आगे बढ़ेंगे तब तक इस पर कोई बुरा असर नहीं होना। पांडे जी, मैं जानना चाहता था युवा पीढ़ी के बारे में। युवा पीढ़ी भी कुछ हद तक लगता है कि पारंपरिक जो हमारे सांस्कृतिक वो हैं, परिवेश है, उससे दूर होती जा रही है। तो आप इस पे कुछ कहेंगे कि उनके बारे में, या उनके लिए कुछ चंद शब्द उद्बोधन के रूप में? हमारा तो यही कहना है कि वो अपनी परंपरा को न छोड़ें, अपनी संस्कृति को न छोड़ें। क्योंकि ये मानना है कि जिस कौम की संस्कृति नष्ट हो जाती है वो कौम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। और मैं बराबर, हमारी एक पत्रिका निकलती है पूर्वासी करके, पिछले 40 साल से निकल रही है,
दशहरे के अवसर पर ही निकलती है। मैं बराबर उस पत्रिका के माध्यम से बराबर चेताता रहता हूँ युवा वर्ग को कि वो अपनी परंपरा से ना हटें, कभी भी ना हटें और उसको अपने साथ बनाए रखें। और हमारी जो पत्रिका है उसकी भी एक विशेषता ये है कि एक तो वो अपने ही साधन से निकलती है, विज्ञापनों के बल पर वो निकलती है, कोई शासकीय उसमें सहायता बाहर से हमको नहीं मिलती है, ना हम लेना चाहते हैं, क्योंकि शासकीय सहायता लेने पर फिर ये एक किस्म से प्रभाव पड़ता है, मतलब इसलिए हम चाहते भी नहीं हैं। और वो निःशुल्क बकती है और जहाँ भी जाती है निःशुल्क जाती है। शायद उत्तराखंड में, कम से कम उत्तराखंड में ऐसी कोई पत्रिका मेरे ख्याल से तो नहीं है जो कि अपने ही साधन से निकलती हो और निःशुल्क बकती हो, उसका कोई मूल्य ना हो। हमारी इस पत्रिका का कोई मूल्य नहीं, और उसके माध्यम से मैं बराबर युवा वर्ग को चेताता रहता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलता है फंक्शन में जाने का, तो मैं बराबर ये बात अपनी कहता हूँ कि भैया अपनी परंपरा से आप ना हटें, अपनी संस्कृति को आप ना छोड़ें। और ये नहीं है कि मतलब ठीक है बाहर की जो संस्कृति है उसको भी आप देखें, उसको उससे भी जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि और जगह की और देशों की संस्कृतियाँ जो है वो बिल्कुल ख़राब ही हों, उसमें जो अच्छाई है उसको आप ग्रहण करें और अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। बहुत खूब आपने पूर्ववासी की बात की। पूर्ववासी का एक स्थान है और मैं अपने इस चर्चा में शायद भूल गया था, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा था आपसे। ये पूर्ववासी के प्रकाशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये शुरुआत में सन 78 में जैसे हमने रामलीला शुरू की थी, तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना और जगह जो हमारे जो अल्मोड़ा ज़िले में और जगह जो बाहर की जो रामलीलाएँ होती हैं और इनकी जानकारी एकत्र की जाए और इनके बारे में कुछ लोगों को बताया जाए कि जो हमारी बाहर की जो रामलीलाएँ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो शुरू में जो था इसका पूर्ववासी का जो था वो रामलीला स्मारिका के नाम पर हमने इसको निकाला। तो धीरे धीरे इसमें विद्वानों का जुड़ाव होता रहा। तो 7-8 साल के बाद फिर इसको एक पत्रिका का स्वरूप मिल गया और फिर और पूरा हमारा उत्तराखंड के भी जो विद्वान लोग थे वो भी इससे जोड़ने लगे, गढ़वाल के जो विद्वान लोग थे वो भी इससे जोड़ने लगे। तो धीरे 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 ये पत्रिका जो है आज इस साल जो है इसका 40वां अंक निकलेगा। अब ये जो है पत्रिका जो है एक शोध पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई है अच्छी तरीके से, और जो शोधार्थी हैं वो बराबर आते रहते हैं यहाँ से, इसका ज्ञान लेते हैं। बल्कि विदेशी भी आते हैं जो यहाँ पर शोध कर रहे हैं यहाँ की संस्कृति के ऊपर, वो भी आते हैं, वो भी इसका लाभ उठाते हैं। तो अब एक शोध पत्रिका के रूप में स्थापित हो चुकी है और बराबर इसका काफ़ी मान सम्मान बाहर है। पांडे जी, चर्चा में अभी बात ये हुई थी कि अल्मोड़ा की रामलीला को आपने कई प्रदेशों में इसका अभी मंचन करवाया, आपको मौका मिला। क्या अनुभव हैं आपके अल्मोड़ा से बाहर जब निकलते हैं आप पूरी रामलीला को लेके, तो क्या अनुभव रहे ज़रा हमें बताइएगा। जो श्रद्धा भाव यहाँ रामलीला के प्रति है वो मुझको बाहर की रामलीला में कम देखने को मिला है। कुछ मुझे ऐसा लगा बाहर की रामलीला से, मतलब हर रामलीला से नहीं, हमने वहाँ विदेशों की भी रामलीला देखी हैं राष्ट्रीय रामलीला में। तो बाहर कुछ उसको कुछ जगह तो ऐसा है कुछ मखौल के रूप में लिया जाता है, जबकि लिया नहीं जाना चाहिए। देखिए राम से तो हमारी आस्था है और भगवान राम तो पूरे मतलब भारत के इष्ट हैं। तो उनकी लीला जब आप कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पूरी श्रद्धा के साथ होना चाहिए। अब अपनी अपनी सोच है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। पांडे जी, आप संगीत से निरंतर जुड़े रहे हैं और इस उम्र में भी आपका संगीत के प्रति बहुत ही अभिन्न एक रिश्ता है। अगर मैं आपके परिवार की जो आपकी अन्य पीढ़ियां हैं पारिवारिक उसमें, तो आपकी ये संगीत की जो हरितिमा है वो आगे तक पहुंच रही है, क्या कहना है? हाँ, मेरे परिवार में मेरा लड़का भी गाता है, रामलीला में पार्ट भी खेलता है, और मेरा पोता है 9-10 वर्ष का, वो भी आता है, वो भी पार्ट खेलता है, शत्रुघ्न का पार्ट खेलता है, वो भी खेलता है। और मेरी तीन लड़कियां थीं, वो तीनों की शादी हो चुकी है। तो जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वो भी बराबर रामलीला में भाग लिया करती थी। और मेरी एक पोती है, वो देहरादून ही रहती है, शायद आपने नाम सुनाया नहीं, रूहानी ब्रदर्स करके उनका है, जो हमारी पौधा आगे को बढ़ रही है, उसमें रुचि है और वो मुझसे भी आगे जा रहे हैं। भगवान करे वो और तरक्की हो उनकी। बहुत सुंदर। पांडे जी, आपसे चर्चा कर ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ सुनते ही जाएं
और हमारे दर्शक भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय की बाध्यता है। हम आपसे अंतिम सवाल अपने दर्शकों के नाम पर ये पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप क्या कुछ एक कहना चाहेंगे उनके लिए? नई पीढ़ी के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यही उनसे कहना है कि भाई अपनी परंपरा को आप न छोड़ें, अपनी संस्कृति को आप न छोड़ें, बराबर बने रहें इसके साथ, इसको अपनाए रहें और इसी से आपकी तरक्की होगी आगे, कोई इसी से आपकी पहचान बनेगी। अगर अपने आप परंपरा को और अपनी संस्कृति को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है, सबसे यही आग्रह है कि अपनी संस्कृति के बचाए रखें, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाए रखें। और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि पांडे जी जैसे लोग हमारे बीच रहें हमेशा, और आप जैसे महापुरुषों से हम प्रेरणा लें। आप लोगों ने जो सांस्कृतिक एक प्रवाह बनाया है वो प्रवाह अनवरत रहे। पांडे जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।